नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 10 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 5 शुरू कर रहा है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने ये डिस्कस किया था कैसे पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी में और कैसे डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरियस सोशल ग्रुप्स पावर को शेयर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे और हम ये देखेंगे जो एक्चुअली पावर एक्सरसाइज करता है इनके ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस आता है, प्रेशर आता है और ये सारे इन्फ्लुएंसेस एंड प्रेशर्स को वो कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्यू पॉइंट्स रहेगा क्योंकि सबके अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स रहते हैं। तो जो एक्चुअल रूलर्स है इन्हें सबको बैलेंस करके लेके जाना पड़ेगा आगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे हाउ स्ट्रगल्स अराउंड कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स एंड प्रेशर्स शेप डेमोक्रेसी। देखिए, अलग अलग लोगों का, अलग अलग सोशल ग्रुप्स का अलग अलग डिमांड्स रहते हैं एक सोशल डेमोक्रेसी में। तो दुनिया भर में क्या क्या स्ट्रगल्स हुआ है डेमोक्रेसी को शेप करने में, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस लीड्स टू एन एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट वेज एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच ऑर्डिनरी सिटीजन कैन प्ले अ रोल इन डेमोक्रेसी। तो ये सारे स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने से हमें यह समझ में आएगा ऑर्डिनरी लोगों का क्या रोल है डेमोक्रेसी में। और इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे इंडायरेक्ट वेज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स थ्रू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट से कैसे हम पॉलिटिक्स को इनडायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलिविया से। देखिए, क्लास 9 में एक चैप्टर था ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी इन पोलैंड के बारे में। उसे हमें यह पता चला लोगों का क्या रोल है डेमोक्रेसी को शेप करने में। तो ऐसे ही दो और एग्जाम्पल्स देखेंगे नेपाल एंड बोलिविया। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट हुआ था। ये मूवमेंट बेसिकली डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए था। आपको शायद याद होगा नेपाल वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्री से जहां डेमोक्रेसी आया था 1990 में। 1990 से पहले नेपाल के ऊपर राज करते थे किंग बीरेंद्र। किंग बीरेंद्र ने क्या किया, नेपाल को एक एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया। बेसिकली फॉर्मली 1990 के बाद किंग ऑफ नेपाल किंग बीरेंद्र ही थे, बट रियल पावर उन्होंने ट्रांसफर किया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। अच्छी बात है, पर क्या हुआ दोस्तों, 2001 में रॉयल फैमिली का एक मैसाकर होता है, मतलब किंग बीरेंद्र का डेथ हुआ। उनके बाद किंग बने किंग ज्ञानेंद्र, पर किंग ज्ञानेंद्र को यह पसंद नहीं था। उन्होंने ये जो डेमोक्रेटिक रूल है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ही टुक एडवांटेज ऑफ द वीकनेस एंड अनपॉपुलैरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखिए, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था ना वो इतना पॉपुलर नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, फरवरी 2005 में देन प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट को डिसोल्व भी किया। The movement of April 2006 was aimed at regaining the popular control over government from the king। तो लोगों को ये पसंद नहीं था, लोगों को चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब रियल पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होना चाहिए था। पर किंग ज्ञानेंद्र ने क्या किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया और पार्लियामेंट को भी डिसोल्व किया। तो इसलिए लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले स्ट्रीट्स पर। यह है अप्रैल 2006 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट। तो हुआ यह था दोस्तों, उधर जितने मेजर पॉलिटिकल पार्टी से वो एक 7 पार्टी अलायंस बनाया एंड कॉल्ड फॉर ए 4-day स्ट्राइक इन काठमांडू, द कंट्रीज कैपिटल। तो नेपाल का कैपिटल काठमांडू में 4 दिन का एक स्ट्राइक उन्होंने कॉल किया एंड द प्रोटेस्ट सून टेंड इन वन इनडेफिनिट स्ट्राइक इन विच माओइस्ट, इंसर्जेंट्स एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंड हैंड्स। अब देखिए, इनका जो 4-day स्ट्राइक है उसमें कई सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किया, लाइक माओइस्ट, इंसर्जेंट्स भी ज्वाइन किया। अब ये प्रोटेस्ट जो है ये वायलेंट बन गया। पीपल डिफाइड कर्फ्यू एंड टुक टू द स्ट्रीट्स। द सिक्योरिटी फोर्सेस फाउंड देमसेल्व्स अनेबल टू टेक ऑन मोर देन 1 लाख पीपल। देखिए, हर दिन 1 लाख से करीब लोग आते थे अपने गुस्सा दिखाने के लिए या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए। एंड द नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स रीच्ड बिटवीन 3 and 5 lakhs ऑन 21 अप्रैल एंड दे सर्व्ड एन अल्टीमेटम टू द किंग। तो बेसिकली 21 अप्रैल 2006 तक क्या हुआ, 4 से 5 लाख लोग आए और वो किंग को एक वार्निंग दिया, अल्टीमेटम दिया। द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट रिजेक्टेड द हाफ हार्टेड कंसेशंस मेड बाय द किंग। किंग ने वैसे कन्फर्स किया पर यह सब उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला पार्लियामेंट को रिस्टोर करो और एक नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करो। फिर 24 अप्रैल 2006 को किंग ने सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट किया। वैसे डिमांड्स क्या क्या थे, एक तो पार्लियामेंट को रिस्टोर करना था और पूरे जो पावर है ऑल पार्टी गवर्नमेंट को देना था। तीसरा, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करना था। सो द 7 पार्टी अलायंस चूज गिरिजा प्रसाद कोइराला एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ जिसमें 7 पार्टी अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना।
द रिस्टोर्ड पार्लियामेंट मेट एंड पास्ड लॉज टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ किंग। तो देखिए जो पार्लियामेंट बना इसके बाद उन्होंने नए लॉज पास किए और किंग के जितने पावर्स थे ना उन सबको एलिमिनेट किया। एंड द एसपीए एंड माओइस्ट came to an understanding about how the new constituent assembly was going to be elected। तो देखिए नए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब क्या होता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली फॉर्म होता है। तो इसमें 7 पार्टी अलायंस के भी मेंबर्स थे, माओइस्ट के भी मेंबर्स थे, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग था। 2008 में द मोनार्की वाज अबॉलिश्ड एंड नेपाल बिकम ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो देखिए फाइनली 2008 में मोनार्की कंप्लीटली अबॉलिश किया और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। 2015 में उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया। The struggle of the Nepali people is a source of inspiration to democrats all over the world। तो देखिए नेपाल की ये जो कहानी है, जो स्ट्रगल है, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ऑल डेमोक्रेट्स इन द वर्ल्ड के लिए। तो फिर जनवरी 2000 में ए न्यू अलायंस फॉर्म हुआ ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स। तो देखिए बोलीविया में जितने लेबर ऑर्गेनाइजेशंस थे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, कम्युनिटी लीडर्स थे, वो सब इकट्ठा होकर एक नया अलायंस फॉर्म किया और उन्होंने 4 दिन का एक सक्सेसफुल 4 डे जनरल स्ट्राइक कंडक्ट किया कोचाबाम्बा में। तो स्ट्राइक के दौरान गवर्नमेंट नेगोशिएट करने के लिए तैयार हुआ और स्ट्राइक कॉल ऑफ किया। पर देखिए दोस्तों ये गवर्नमेंट का एक ट्रिक था। स्ट्राइक कॉल ऑफ होने के बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है अगेन एजिटेशन होगा। तो अगला फरवरी में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, पर इस बार गवर्नमेंट एकदम रेडी था। उन्होंने सारे जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना उसे ब्रूटली रिप्रेस किया। इसके बाद अप्रैल में फिर से एक स्ट्राइक हुआ एंड द गवर्नमेंट इंपोज्ड मार्शियल लॉ। गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शियल लॉ इंपोज किया। बट द पावर ऑफ द पीपल फोर्स्ड द ऑफिशियल्स ऑफ द एमएनसी टू फ्ली द सिटी एंड मेड द गवर्नमेंट कंसीड टू ऑल द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स। पर देखिए दोस्तों गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स का जो पावर है उसे अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने अपना पावर यूज करके इकट्ठा होकर ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसे उधर से भगा दिया एंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द एमएनसी वाज कैंसल्ड एंड वाटर सप्लाई वाज रिस्टोर्ड टू द म्युनिसिपैलिटी एट द ओल्ड रेट्स। तो फिर से वो ओल्ड रेट्स में पानी का सप्लाई शुरू हुआ। ये जो और स्ट्रगल हुआ था या फिर प्रोटेस्ट हुआ था इसे बोलीवियास वाटर वार बोलते हैं। तो हमने अभी तक 2 स्टोरीज देखे, एक नेपाल का, दूसरा बोलीविया का। नेपाल में जो मूवमेंट हो रहा था वो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए था और बोलीविया में एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर नहीं रहे थे। और ये दोनों स्ट्रगल्स सक्सेसफुल भी थे बट देयर इंपैक्ट वाज एट डिफरेंट लेवल्स, है कि नहीं। बट देखिए दोनों स्ट्रगल्स में डिफरेंसेस तो था बट इस पे कुछ कॉमनैलिटी आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बोथ दिस आर इंस्टेंसेस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। दोनों आप पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल्स बोल सकते हो ना। और दोनों केसेस में स्ट्रगल इन्वॉल्व मास मोबिलाइजेशन, लोग इकट्ठे हुए थे। और फाइनली बोथ इंस्टेंसेस इन्वॉल्व क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। दोनों केसेस में आपने नोटिस किया होगा लोग इकट्ठे हुए और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश किया अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 2000 में क्या हुआ था बोलीविया में, न्यू अलायंस ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स ऑर्गेनाइज्ड। मतलब देखिए लोग बस इकट्ठे नहीं हुए, उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी एस्टैब्लिश किया अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप क्लास 9 टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स था उसे अगर याद कर रहे हो, दिस इज हाउ डेमोक्रेसी हैज इवॉल्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी कैन देयरफॉर ड्रॉ ए फ्यू कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस एग्जांपल्स। तो आपको अब तक ये पता चल गया होगा डेमोक्रेसी ऐसे ही उभर के आया है, स्ट्रगल से, मास मोबिलाइजेशन से, मूवमेंट से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, है कि नहीं। तो हमने अब ये सब देखा तो हम कुछ कंक्लूजन पर आएंगे। सबसे पहला डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। देखिए हमेशा डेमोक्रेसी जो है ना दोस्तों ये स्ट्रगल के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही उभर के आया है। कई सारे एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब देखिए इट इज पॉसिबल दैट सम सिग्निफिकेंट डिसीजंस में टेक प्लेस थ्रू कंसेंसस आल्सो एंड मे नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। देखिए कभी कभी ये भी हो जाता है कि बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट का, बिना कोई स्ट्रगल का, मूवमेंट का, मोबिलाइजेशन का भी चीजें सोल्व हो जाती है, बट दैट वुड बी एन एक्सेप्शन। ये बहुत कम केसेस में हुआ है। मैक्सिमम केसेस अगर आप देखोगे, अगर एक देश में डेमोक्रेसी आया है वो स्ट्रगल के थ्रू आया है, मूवमेंट्स के थ्रू आया है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आया है, वायलेंस के थ्रू आया है। अगर आप डेमोक्रेसी को डिफाइन करोगे
तो इट यूजुअली इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज ग्रुप्स हु हैव एक्सरसाइज्ड पावर एंड दोज हु आस्पायर फॉर ए शेयर इन पावर। देखिए डेमोक्रेसी में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा, या तो जो पावर शेयर कर रहे हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, या फिर जो पावर शेयर करना चाहता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, है कि नहीं। दिस मोमेंट्स कम व्हेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए ये सारे इंस्टेंसेस, बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट का इंस्टेंसेस है, ये आपको उन कंट्रीज में देखने को मिलेगा जहां डेमोक्रेसी का एक ट्रांजिशन हो रहा है, या फिर डेमोक्रेसी का एक एक्सपेंशन हो रहा है, या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का एकदम डीपनिंग हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है, नेपाल का एग्जाम्पल आप देखिए, उधर पहले मोनार्कियल रूल था, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर आया, फिर किंग ने वो पावर्स को वापस लेने की कोशिश किया, तो उधर बेसिकली ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी हो रहा था, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर देखिए कभी कभी एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी होता है, इसका मतलब यह है कुछ कंट्रीज में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा पर उनके पास पूरे पावर्स नहीं होंगे, या फिर वो प्रॉपर तरीके से अपने काम कर नहीं होंगे, तो इस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि बोलीविया में हुआ, बोलीविया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था ना, फिर भी वो सही तरीके से अपने काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो डेमोक्रेसी को एक्सपांड करने के लिए या फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को और डीपन करने के लिए उधर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अगला है डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन। डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हमेशा मास मोबिलाइजेशन से ही सॉल्व होता है, मतलब लोग इकट्ठे होते हैं। इट इज पॉसिबल दैट कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्व बाय यूजिंग द एक्सिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक द पार्लियामेंट और द जुडिशरी। कभी कभी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे हमारा जो एक्सिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, लाइक पार्लियामेंट होगा, जुडिशरी होगा, उनसे भी सॉल्व हो सकता है। बट व्हेन देयर इज ए डीप डिस्प्यूट, वेरी ऑफन दिस इंस्टीट्यूशन देमसेल्व्स गेट इन्वॉल्वड इन द डिस्प्यूट। अगर कॉन्फ्लिक्ट एकदम डीप है, बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, तब पार्लियामेंट एंड जुडिशरी जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। द रेजोल्यूशन हैज टू कम फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द पीपल। तब लोगों को ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा, उन्हें गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़ेगा मास मोबिलाइजेशन से कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व करो। नाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोबिलाइजेशंस आर बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, जब भी लोग इकट्ठे होते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, तब अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए पब्लिक पार्टिसिपेशन हमेशा तब इफेक्टिव होगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स। आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसके लिए कई सारे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना होगा, तब जाके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलेगा। आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखो उधर आपको इस तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलेगा। नाउ मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, लेट अस गो बैक टू आवर टू एग्जाम्पल्स एंड लुक एट द ऑर्गेनाइजेशंस दैट मेड दिस स्ट्रगल सक्सेसफुल। देखिए नेपाल और बोलीविया के केस में स्ट्रगल्स हुआ था, मास मोबिलाइजेशन हुआ था, उधर भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश हुए थे। सबसे पहले हम नेपाल का एग्जाम्पल देखते हैं। हमने देखा था नेपाल में इनडेफिनिट स्ट्राइक के लिए कॉल हुआ था एंड द कॉल वाज गिवन बाय एसपीए और द 7 पार्टी अलायंस इन नेपाल। नाउ इस अलायंस में कुछ बड़े बड़े पार्टीज थे, पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स थे, बट द एसपीए वाज नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द मास अपसर्च। एसपीए के अलावा और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो एसपीए के साथ खड़े हुए थे। लाइक द प्रोटेस्ट वाज जॉइंड बाय नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने माओइस्ट पार्टी करके बोला था पहले, विच डिड नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको माओइस्ट पार्टी आप बोल सकते हो, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव ही नहीं करते थे, फिर भी वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हुए किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। दिस पार्टी वाज इन्वॉल्व इन एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द नेपाली गवर्नमेंट। देखिए ये जो माओइस्ट मूवमेंट्स रहते हैं या फिर माओइस्ट के जो एक्टिविटीज रहते हैं वो हमेशा वायलेंस के साथ ही होते हैं। ये आर्म्ड स्ट्रगल करते हैं कोई भी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट। एंड माओइस्ट पार्टी ऑलरेडी नेपाल के कई सारे एरियाज में कंट्रोल लेके रखे हुए थे। अब जब ये माओइस्ट पार्टी भी एसपीए के साथ खड़े हुआ ना, तब जाके ये स्ट्रगल सक्सेस हुआ था। द स्ट्रगल इन्वॉल्व मेनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो। अब देखिए एसपीए और माओइस्ट के अलावा और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे इस प्रोटेस्ट में जो शामिल हुआ। ऑल द मेजर लेबर यूनियंस, देयर फेडरेशंस जॉइन द मूवमेंट। मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, टीचर्स, लॉयर्स, ह्यूमन राइट्स ग्रुप एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द मूवमेंट। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जब साथ में खड़े होके एक पर्टिकुलर कॉज के अगेंस्ट फाइट किया, तब जाके वो स्ट्रगल सक्सेसफुल हुआ। अगर आप बोलीविया का एग्जांपल देखोगे, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्राइवेटाइजेशन इन बोलीविया वाज नॉट लेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। उधर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, बट एक ऑर्गेनाइजेशन था फेडेकोर करके।
इस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग थे, लाइक लोकल प्रोफेशनल्स, engineers, environmentalists, and they were supported by a federation of farmers who relied on irrigation, confederation of factory workers unions, middle class students from the University of Cochabamba, city's growing population of homeless street children, और इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी का भी सपोर्ट मिला था इस मूवमेंट को। तो मेरा कहने का मतलब है बोलीविया में कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं हुए थे, अलग अलग लोग एक साथ आए थे, अलग अलग सेक्टर्स के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया फेडेकोर करके, और इस फेडेकोर को उधर का एक सोशलिस्ट पार्टी का सपोर्ट भी मिला, एंड 2006 में यही पार्टी पावर में आया बोलीविया में। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला? दैट इन ए डेमोक्रेसी सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क बिहाइंड एनी बिग स्ट्रगल। एक डेमोक्रेसी में कोई भी स्ट्रगल के पीछे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपना रोल प्ले करते हैं, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशंस प्ले देयर रोल इन टू वेज। दो तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस एक गवर्नमेंट का डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? वन वे इज टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। देखिए, अगर आपको कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में। वो कैसे? दिस इज डन बाय क्रिएटिंग पार्टीज, कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स। आप एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करो, फिर इलेक्शंस में खड़े हो जाओ, जीतने के बाद आप गवर्नमेंट फॉर्म कर पाओगे, तब आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले पाएंगे, है कि नहीं? बट एवरी सिटीजन डज नॉट पार्टिसिपेट सो डायरेक्टली। सारे सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं क्या इसमें? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम सिटीजन्स के पास यही ऑप्शन है वोट करने का। वो वोट करके अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा पार्लियामेंट में, फिर वही डिसाइड करेंगे ना। तो इधर आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। देयर आर मेनी इनडायरेक्ट वेज इन विच पीपल कैन गेट गवर्नमेंट्स टू लिसन टू देयर डिमांड्स और देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। मतलब यह है दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो पॉलिटिक्स में या फिर डिसीजन मेकिंग में, तो आपके पास और एक तरीका है, बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरटेकिंग एक्टिविटीज टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट और देयर व्यू पॉइंट्स। आप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो जिसके थ्रू आप अपने डिमांड्स, पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकते हो। These are called इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज, इसे बोलते हैं दोस्तों इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स। ये अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। एंड समटाइम्स पीपल डिसाइड टू एक्ट टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस। बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी लोग इकट्ठे होते हैं, वो अलग बात है। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूं दोस्तों। अगले वीडियो में हम वो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।